गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अंजलि, प्रियंका, हितेश, मोहम्मद, अमिता, स्मिता, सूरज, श्रुति, निशा, रोशन, दीपक, निधि, कुंवर, के, अंचल, दुर्गेश, बरखा, अख्तर, आदर्श, रोशन, कौशल, सिया, नूरी, प्रियंका, गौरव, दुर्गेश, सुमित, शिखा, ब्रज, उत्तम। अब बहुत तेजी से नाम भाग जा रहा है। आगे नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए, सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि कल हम लोगों ने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के टॉपिक में प्रवेश किया था और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक वैदिक काल के समाप्त होने से लेके मौर्य काल की शुरुआत होने के बीच का टॉपिक है। इस बीच के टॉपिक के लिए कल के क्लास की संरचना को यदि याद करो तो आपको ये पता चलेगा कि कई सारे डायमेंशंस को कवर करना है। उसमें एक डायमेंशन होता है कि इस दौर की राजनीति किस तरीके से विकसित हुई थी। राजनीति के विकास के संदर्भ में मैंने आप लोगों को कल महाजनपद काल से संबंधित सारी चर्चा बता दिया था। महाजनपद को लेकर जितनी राजनीतिक बातें की जा सकती है आपके पीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उतनी बातें कर ली गई है। क्लास के दौर में जितनी बातें बताया लिखाया उतने के दायरे में रह के ही आप पढ़िएगा, क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। उसके बाद फिर देखोगे कि इसी सेक्शन के अंतर्गत का मतलब है कि महाजनपद की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत कुछ राजाओं का नाम आएगा उल्लेख में तब जब हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये सब राजा ऐसे हैं जिन्होंने कि बुद्ध को या महावीर को शरण दिया था, संरक्षण दिया था, तो उनकी चर्चा हम लोग उस दौरान करेंगे। अब राजनीति के सेक्शन को खत्म करने के बाद यदि हम लोग अर्थव्यवस्था और समाज की ओर चलें तो इस दौर की अर्थव्यवस्था और समाज को लेकर बहुत गिनी चुनी बातें ही हैं जो आपको पढ़ना है। ज्यादा विस्तार में पढ़ना है धर्म और संस्कृति का मुद्दा। धर्म और संस्कृति के मुद्दे को आप हाँ, धर्म और संस्कृति के मुद्दे को आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आप बुद्धिज्म और जैनिज्म को। लेकिन धर्म और संस्कृति के मुद्दे की ओर आपको ले चलने से पहले जिस क्रम में मैंने पॉइंट्स का लिखवाया था उसी क्रम में पॉइंट्स को आगे भी बढ़ाता हूं। सर, नोट्स की बात आपने की। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दे दीजिए। विक्रांत दुबे, वाह, आपका नाम विक्रांत है और आप इसी तरीके से प्रताप का ऐसे ही विकास करते चलिए और ईश्वर करे कि आप का नाम इतना ऊंचा हो जाए, आपके नाम का प्रताप इतना ऊंचा हो जाए कि हम सब लोग उसे देखकर गौरवान्वित महसूस कर सकें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। और इसके पहले कि मैं आपको टॉपिक की ओर लेके चलूं तो तीन बातें आपको बता देता हूं। एक ये कि कल मैंने जो एकेडमिक टीम के लोग हैं, जो पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन लोगों से बात किया और बात किया तो हमने ये कह दिया कि भाई नोट्स चाहिए। नोट्स के बाद फिर मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूं वो तो है ही, और इसके अलावे टेस्ट की बात है तो टेस्ट के लिए भी जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा कि उनका कुछ टेस्ट हुआ, टेस्ट में क्या क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि सर आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिए। और अब दिक्कत यह है कि मेरे पास वो क्वेश्चन ही नहीं है, मैं क्या डिस्कस करूं। तो मैंने ये बता दिया कि क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब नोट्स के बारे में जो मेरी बातचीत हुई है वो बातचीत के बारे में यह निष्कर्ष बताता हूं कि एक सप्ताह के बाद आपको नोट्स मिलेगा। एक सप्ताह के बाद आपको एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। तो आपको वो नोट्स और क्लास इन दोनों के साथ मिलकर ही पढ़ाई करना है। यदि आप में से किसी ने रामचंद्र शर्मा या एनसीईआरटी की किताब पढ़ा है तो सो मच सो गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने ये भी कहा है कि आगे से कोई टेस्ट के क्वेश्चंस भेजे जाए बच्चों को देने के लिए,
तो वो क्वेश्चंस मुझे भी दे दिया जाए ताकि मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं क्लास में, उसका आंसर बता दूं और जहां पर जरूरत पड़े वहां मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया करूं। तो इस पूरी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन बात हमारी हो गई है और ये बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है। मैं ये समझ रहा था कि आपको नोट्स मिल चुका है और आपको नोट्स मिल चुका है, इसको ध्यान में रखकर मुझे लग रहा था कि एक-एक लाइन एकदम शब्दशः लिखवाना तो ज़रूरी नहीं है और एक-एक लाइन शब्दशः लिखवाना क्लासरूम में टीचर के वश में भी नहीं होता है। क्योंकि एक-एक लाइन क्लास में यदि हम शब्दशः लिखवाने लगेंगे तो समय इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि गिव नोट्स टू द स्टूडेंट्स और तब क्लास में आप उसे कैसे पढ़ाते हैं कि उसका थोड़ा बेसिक समझाते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर ये बताते हैं कि देखो यहाँ कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फिर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर के समझाते हैं कि देखो क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाएगा तो तुम्हें कैसे डील करना है। क्वेश्चन में क्लोज़ ऑप्शन देखकर यदि तुमको परेशान किया जाए तो कैसे डील करोगे? कुछ कॉन्सेप्चुअल ऑप्शन दे दे तो कैसे तुम डील करोगे? ये सब काम टीचर का होता है। टीचर का काम ये नहीं होता है कि वो क्लास में आकर एक-एक फैक्ट लिखवाए, क्योंकि एक-एक फैक्ट लिखवाने वाले टीचर के क्लास से बच्चे पास नहीं करेंगे। यदि एक-एक फैक्ट लिखवाने वाले टीचर के क्लास से बच्चे पास करते तो टीचर का काम ये होता कि एक नोट्स बना के ले आएगा, वो आपको एक-एक लाइन पढ़ के सुनाता रहेगा, आप उसका नोट्स लिखते रहोगे, आपकी कॉपी में बातें आ जाएँगी। आपकी कॉपी को ज़ेरॉक्स करा के 1000 आदमी पढ़ सकता है, तो क्या वो 1000 आदमी उस कॉपी को पढ़ के पास कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। पढ़ाई का मतलब है कि उसके अंदर की चीज़ों को निकालना, फ़ोकस करना कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो इस लहजे में क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा-थोड़ा क्लियर करना। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में भी थोड़ा-थोड़ा ही क्लियर कर सकते हैं क्योंकि पीटी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो ये काम टीचर का होता है और नोट्स आपको नहीं मिला ये अनफॉर्च्यूनेटली मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगा कि आपको नोट्स मिला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो बात हो गई सो हो गई। 1 सप्ताह के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा, इतने की बातचीत मैं कल कर चुका हूँ। आगे से कोई क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन का एक कॉपी मेरे पास में भी आ जाएगा और उसके बाद में मैं उसको डिस्कस भी करा दूंगा। तो नोट्स नहीं मिलना ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब जो गलती पीछे हुई है इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट की ओर से उसका हम कोई समाधान नहीं दे सकते। वैसे एक और बात बता देता हूं कि नोट्स से बस इतना ही होता है कि आपको क्लास में आने के पहले थोड़ा पढ़कर आने का फायदा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पर्याप्त नहीं है। मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो ही पर्याप्त है, लेकिन मेरी पढ़ाई हुई बातों को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड तो चाहिए बच्चे का। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे वो होते हैं जिन्हें कि कुछ नहीं मालूम है। उन्हें नोट्स की ज़रूरत होती है, वो नोट्स पढ़ के आएँ तो क्लास को बढ़िया से समझेंगे। और एक वो बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा-थोड़ा मालूम होता है। वो यदि नोट्स नहीं भी पढ़ के आए हैं तो भी क्लास को समझ लेंगे। एक तीसरा कैटेगरी भी बच्चों का है जिसकी चाहत रहती है कि बहुत डिटेल में जाइए, वो बच्चे अनप्रोफेशनल हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिंसियर नहीं है, लेकिन वो अनप्रोफेशनल हैं। क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ों का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशियो का आप मैच करिए, कि जितना आप इनपुट लगा रहे हैं क्या उतना आउटपुट मिलेगा? यदि आउटपुट नहीं मिलेगा उतना तो फिर बिना मतलब का काम मत करिए। साधारण विद्यार्थी होने में कोई नुकसान नहीं है बेटा। साधारण विद्यार्थी तो असाधारण काम कर देगा। साधारण विद्यार्थी होने में कोई नुकसान नहीं है, वो तो असाधारण काम कर देगा। बस 3 ही कैटेगरी विद्यार्थियों का होता है। एक कैटेगरी होता है जो कि अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं।
उनको क्लास को प्रॉपर तरीके से पढ़ने और समझने के लिए कम से कम 1 घंटा उस टॉपिक का नोट्स पढ़ के आने की जरूरत होती है, ताकि आप उसके बारे में मेरी पढ़ाई हुई बातों को समझ सको, उसके एग्जाम की उपयोगिता को समझ सको। दूसरा कैटेगरी होता है कि जिनको बैकग्राउंड मालूम है, वो नहीं भी पढ़ के आएंगे तो समझ जाएंगे। और तीसरा वो होते हैं जो बहुत गहन में जाना चाहते हैं। उनके लिए मैंने कहा कि वो सिंसियर हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन वो अनप्रोफेशनल हैं। और प्रोफेशनलिज्म की सबसे बड़ी कसौटी की पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को बार बार पढ़ते रहो। यदि तुम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को नहीं पढ़ते हो तो समझ लेना कि तुम लंबी दूरी की यात्रा पर निकल गए हो, लेकिन तुम्हारे पास आगे के रास्ते का रोड मैप नहीं है। रोड मैप यदि नहीं रहेगा तो तुम घूमते फिरते भटकते उटकते रह जाओगे। इसलिए जीपीएस लगा के चलो। और तुम्हारी तैयारी का जीपीएस क्या है? तुम्हारी तैयारी का जीपीएस है तुम्हारे पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन। पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन कितनी बार करो? तो कम से कम 3 बार 4 बार करना। यदि तुम 3-4 बार पिछले वर्षों के प्रश्नों को पढ़ लिए हो तो तुमको खुद ही लग जाएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना यह मालूम होना भी जरूरी है, तो तुम्हारी तैयारी प्रोफेशनली करेक्ट हो जाएगी। हाँ, कुत्ता भौंक रहा है बगल में, सही में आजादी है यार। चलो अब आगे बढ़ो। तो कल के क्लास से आगे बढ़ूं तो अब मैं आपको 6th सेंचुरी बीसी का टॉपिक आपको दे रहा हूं। और 6th सेंचुरी बीसी के टॉपिक के अंतर्गत यदि तुम विक्रांत मेरे पढ़ाने के बाद पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटता होगा। यदि तुम पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखते हो तो मुझे तुम बताओ अपनी ओर से, जिन्होंने भी पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखा है वो बताएं कि क्या मेरे बताए हुए के बाद आपके क्वेश्चन छूटते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि तुम जब एग्जाम देने जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि अरे क्वेश्चन तो सब यहीं से आते हैं। ऑप्शनल में तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा। चलो खैर, 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद काल हो गया। महाजनपद काल के बाद में अब हम देखेंगे कि इस दौर में मृदभान कैसा था। आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको मृदभान बता रखा है। इस दौर का मृदभान कैसा था? एन बी पी डब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। उसके बाद फिर इस दौर में अगला पॉइंट क्या है? लौह युग, लौह युग का दूसरा चरण, दूसरा चरण, लौह युग का दूसरा चरण। अब उसके आगे लिखो कि 5th 4th सेंचुरी बीसी, 5th 4th सेंचुरी बीसी के दौरान, 5th 4th सेंचुरी बीसी के दौरान 5th 4th सेंचुरी बीसी के दौरान पहली बार कृषि कार्य के लिए
कृषि कार्य के लिए लोहे के उपकरणों का निर्माण आरंभ हुआ। लोहे के उपकरणों का निर्माण आरंभ हुआ। लोहे के उपकरणों का निर्माण आरंभ हुआ। इसके बाद फिर लिखो, कृषि उद्योग एवं व्यापार में उन्नति हुई। कृषि उद्योग और व्यापार तीनों में उन्नति हुई। कृषि उद्योग और व्यापार तीनों में उन्नति हुई। जो फैक्ट बहुत काम का है वो ये कि पहली बार सिक्का के माध्यम से पहली बार सिक्का के माध्यम से विनिमय की शुरुआत हुई। विनिमय माने लेन देन, खरीद बिक्री की शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरी बार भारत में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। दूसरी बार भारत में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। PYQ का मतलब नहीं मालूम है। PYQ माने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी पिछले वर्षों के प्रश्न। 10 वर्षों के पिछले वर्षों के प्रश्न का अध्ययन किया करिएगा। तो जो इतने फैक्ट्स हैं ना, इन्हीं फैक्ट्स के अंदर ही रह के आपको इस काल का सामान्य इकोनॉमिक अध्ययन कर लेना है। इसके डिटेल में एकदम नहीं जाना, लेकिन इसको समझना जरूरी है। आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, आपका भी जन्मदिन है। सुमन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नाम की तरह ही आपकी कीर्ति भी यूं ही दुनिया भर को सुवासित करे और आप खूब सफल होवें। चलिए, तो अब हम ये देखेंगे कि महाजनपद की कहानी समाप्त हो गई, उसको हमने पढ़ लिया। मृदभान का अध्ययन हमने कर लिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मृदभान, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी वाला मृदभांड। ऋग वैदिक काल, गेरुबर्णी मृदभांड OCP। उत्तर वैदिक काल, चित्रित धूसर मृदभांड PGW। 6th सेंचुरी BC से लेकर मौर्य काल तक NBPW माने उत्तरी काली चमकदार मृदभांड। तो मृदभांड की कहानी हमने कर लिया है। उसके बाद यह देखोगे कि लोहे का दूसरा चरण, पहला चरण और दूसरे चरण के बीच में क्या अंतर होता है। तो पहला चरण आया है उत्तर वैदिक काल के दौरान। उस दौरान लोहे के जितने भी उपकरण आपको मिले हैं वो सब के सब युद्ध बनाने वाले उपकरण हैं।
जो युद्ध में काम आएंगे, भाला, फरसा, तलवार, कटार आदि। तो युद्ध के उपकरण मिले हैं हमें किस दौर के? तो लोहे के युद्ध के उपकरण मिले हैं हमें उत्तर वैदिक काल में। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके मौर्य काल के बीच में जाते हो, तो देखते हो कि धीरे धीरे आपको अब लोहे के सिर्फ और सिर्फ युद्धास्त्र ही नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको एग्रीकल्चरल उपकरण भी मिलने लगते हैं। एग्रीकल्चरल उपकरण का मतलब क्या हो गया कि हल के साथ जो फाल लगता है वो, खुरपी, कुदाल, ये सब उपकरण ऐसे हैं जिसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के कृषिकीय उपकरण आपको मिलने लगेंगे। क्या मैंने लिखवाया है कि 5वीं से 4ठी शताब्दी बीसी के दौरान कृषि कार्य के लिए लोहे का उपयोग होने लगा। लोहे के उपकरण इसी दौरान हमें पहली दफा मिलते हैं। आपको गलत कराने के ख्याल से कमीशन वाले क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे देंगे कि उत्तर वैदिक काल में बड़े पैमाने पर लोहे के कृषि के उपकरण मिले हैं, तो गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान भारतीयों ने लोहे का उपयोग करना शुरू किया, ये सही है, लेकिन उस दौरान उन्होंने लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल युद्ध के उपकरण बनाने के लिए किया था, एग्रीकल्चर के उपकरण के लिए नहीं। और 5वीं 4ठी शताब्दी बीसी तक आते आते लोहे के उपकरण हमें मिलने लगते हैं। ठीक है। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर के उपकरण तो थे ही। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर के उपकरण थे, लेकिन वो लोहे के बने हुए नहीं थे। ऐसा थोड़ा है कि लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर का उपकरण नहीं था। हल तो था ना। हल क्या है? एग्रीकल्चर का उपकरण है। फाल क्या है? एग्रीकल्चर का उपकरण है। लेकिन उसी फाल का अध्ययन करो तो वो फाल मिलेगा आपको तांबे का, या फाल मिलेगा आपको पशुओं की हड्डी का। अभी आपको उत्तर वैदिक काल के दौरान लोहे का फाल नहीं मिलेगा। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चरल उपकरण थे क्या? बिल्कुल थे। वो लोहे के बने के थे क्या? नहीं थे। ये बात हो गई। इसके बाद फिर आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि इस दौर के एग्रीकल्चर में दो बातें और एडिशनल है जो आपको पूछा जा सकता है। एक ये कि पहली बार आम की जानकारी मिलती है। आम की जानकारी, आम की जानकारी आपको पहली बार इसी दौर में मिलती है। आम्रपाली का नाम आपने सुना होगा। आम्रपाली पहली दफा आम की जानकारी मिलती है। उसको हम कहां जानते हैं? तो जब हम बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं ना, तो बौद्ध साहित्य में यह पता चलता है कि बुद्ध एक नर्तकी के पास गए थे, उनका नाम था आम्रपाली। उनके ऊपर फिर वैशाली की नगर वधू नाम से एक साहित्य की रचना भी हुई है। तो वैशाली की जो नगर वधू है उसका नाम क्या था? तो आम्रपाली। आम्रपाली। तो आम का प्रमाण सबसे पहले हमें इसी दौर में मिलता है। फिर दूसरी बात क्या है एग्रीकल्चर को लेकर कि धान की रोपाई की शुरुआत इसी काल में हुई। धान की रोपाई मतलब आपने यदि धान की खेती देखा होगा करीबी से, तो आपको ये पता चलेगा कि शुरुआती दौर में धान का जो बीज बोते हैं, उससे जो पौधा थोड़ा सा निकल के आता है, उसको फिर उखाड़ लेते हैं पानी में, पूरा का पूरा भिगो करके, डुबो करके, गीला करके, और फिर उसको नए तरीके से रोप देते हैं। तो उसको रोपाई बोलते हैं। इसके कारण फसल तेज गति से आगे बढ़ता है, ज़्यादा स्वस्थ होकर आगे बढ़ता है। तो इससे धान की खेती ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये वाला जो टेक्निक है, ये मगध के इलाके में
अपनाते हुए लोगों को देखा गया है और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में ही इसकी चर्चा आई है। उसके पहले इसकी चर्चा नहीं थी। तुमको आम्रपाली भोजपुरी एक्ट्रेस नज़र आती है रे। ये सब लड़का ना अपने अपने उम्र के मुताबिक बदमाशियाँ करता रहता है। इसको आम्रपाली भोजपुरी एक्ट्रेस नज़र आती है। इसका खुद का क्या नाम है? तुम्हारे नाम का भी कोई एक्टर होगा। कोई बात नहीं, सब उम्र का असर है। तुम इतनी बदमाशी तो कर सकते हो, ये सब की छूट है तुमको। इतनी बदमाशी कर सकते हो, लेकिन बस पढ़ाई पे दिमाग टिका रहे, उधर-इधर ना करना ज़्यादा। चलो, तो लौह युग की बात हो गई, एग्रीकल्चर की बात हो गई। उद्योग में मूल बात इतना ही है कि इस काल में लोहे का उपयोग बढ़ गया है। लोहे के उपयोग से ज़्यादा कुछ नहीं। व्यापार में तेजी आई है। व्यापार में तेजी आई है तो सबसे अहम बात जो आपके एग्जाम के लिए पूछने लायक बात है वो ये कि इस दौर में हमें पहली दफा सिक्के का प्रमाण मिलता है। जब हम आगे के क्लास में बढ़ेंगे तो एक दिन मैं आपके क्लास में पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा प्राचीन काल के सिक्के का इतिहास। वहां से एक क्वेश्चन सीधा पकड़ में आ जाता है। प्राचीन काल के सिक्कों का इतिहास एक दिन में समझा दूंगा ना, तो एक क्वेश्चन सीधा वहीं से पकड़ में आ जाएगा। अभी आप तत्काल अलग अलग अध्यायों में सिक्कों के बारे में सुनते चलिए, ठीक है। तब ब्लॉक करने की धमकी आती है, अरे नहीं नहीं यार। अच्छा, तुम लोग को एक बात मैं बताऊं कि आज ऑप्शनल के क्लास में भी कुछ बच्चों ने ऐसा कहा था। ऑप्शनल क्लास में भी कुछ बच्चों ने कहा था कि ब्लॉक कर दिया जाता है। तो पहली दफा तो मैं अपनी बात स्पष्ट करूं कि मैं आज तक एक भी विद्यार्थी के लिए ब्लॉक करने की अनुशंसा नहीं किया हूं। मेरे कहने पे कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया गया है। मैं किसी को ब्लॉक करने के लिए आज तक बोला ही नहीं हूं। मैं कभी बोलूंगा भी नहीं शायद। मुझे मेरे विद्यार्थियों को हैंडल करना आता है। मैं अपने विद्यार्थी को प्यार करता हूं, उनको समझा लूंगा, मना लूंगा, उनको सही पटरी पर लाऊंगा। मैं अपने विद्यार्थियों की पटरी पे तो नहीं जाऊंगा, उन्हें ही लाऊंगा अपनी पटरी पे, क्योंकि तुम अभी बिगिनर हो। मैं बिगिनर नहीं हूं। मैं वो आदमी हूं जिसके पढ़ने से 2000 के आसपास विद्यार्थी तो अकेला हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ के हमसे पास किया है। 2000 अकेला हिस्ट्री ऑप्शनल में। जीएस की तो बात ही अलग है। मैं अपनी पटरी नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं तो 20 वर्षों की साधना से ये पटरी सीखा हूं। तुम्हें इस पटरी पे उतरना पड़ेगा। और यूपीएससी का एग्जाम है, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ा जूझो। दो रास्ते हमेशा मिलते हैं दोस्त, थोड़ा आसान वाला, थोड़ा डिफिकल्ट वाला। आसान वाला पकड़ लोगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। डिफिकल्ट वाला पकड़ लोगे तो थोड़ा दिमाग उलझ जाएगा, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में थोड़ी बोरियत होगी, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन यदि तुमने इस जगह पर अपना पांव टिका लिया, अपना मन रमा लिया, धुनी लगा लिया, तो तुम बड़ी दूर तक जाओगे। बस पहले 10-15 दिन तक ही मन बांधना होता है। अपने आप को एक जगह टिका कर रख लो, फिर देखना बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। समझ गए ना? इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों को समझा भी लेता हूं, जरूरत पड़ती है तो उनको डांट भी देता हूं। शिक्षक वो किस काम का जो आपको अपने विद्यार्थी को डांटने में डर जाए? वो शिक्षक बेसिकली शिक्षक ही नहीं है। वो टीचर नहीं, फटीचर है जिसको अपने विद्यार्थियों को डांटने में डर लगता हो। लेकिन डांटने का मतलब क्या होता है? डांटने का मतलब होता है नैतिक बल अंदर होना चाहिए कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में वो सूर्य की रोशनी चाहता हूं कि जिसके आने के बाद तुम्हारा चेहरा प्रकाश से दिव्य लगे। मैं तुमको उस रूप में देखना चाहता हूं। और उस रूप में देखना चाहता हूं तो भगवान राम को भी गुरु की जरूरत थी, भगवान कृष्ण को भी गुरु की जरूरत थी, अर्जुन को भी गुरु की जरूरत थी, कर्ण को भी गुरु की जरूरत थी। सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। तुम वही अर्जुन हो, तुम वही कर्ण हो,
तुम्हारे अंदर वही राम का अंश है, तुम्हारे अंदर उसी कृष्ण का अंश है। और आप में से कोई मुस्लिम है तो ये मत समझिएगा कि सर आप तो हिंदू धर्म को उदाहरण दे रहे हैं। आप अपने अपने धर्मों, अपने संस्कृतियों के मुताबिक नायक चुन लीजिए। आप में वही अंश होता है। मेरा काम गुरु के रूप में पत्थर के अंदर की मूरत को निखारना है। तुम वो पत्थर हो जिसमें मूर्ति है। मेरा काम अपनी छेनी से, अपने हथौड़े से तुम पर सही तरीके का प्रहार करना है। प्रहार तो करूंगा ही करूंगा, नहीं प्रहार करूंगा ना, तुम्हारे अंदर की मूर्ति नहीं निकल के आएगी। मूर्ति पत्थर में है लेकिन तुम पत्थर हो। मूर्ति पत्थर में है लेकिन तुम पत्थर हो। तो ध्यान रखना, भगवान राम थे कि जिन्होंने अहिल्या रूपी पत्थर के ऊपर पांव रख दिया तो वह नारी बन गई। मैं तो ईश्वर नहीं हूं, मैं तो गुरु हूं। गुरु और ईश्वर में यह अंतर होता है। ईश्वर कृपा करते हैं और गुरु कर्म करते हैं। गुरु जब कर्म करते हैं तो गुरु साधना मांगते हैं। साधना मांगते हैं तो कष्ट भी झेलना पड़ता है। और कष्ट झेलता है आदमी, यदि तुम कष्ट झेलोगे तो बात बन जाएगी। कहते हैं ना कि लोहे के पैर हड़े होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। आंसुओं के कण से धरती नम हो जाती है। तो तुम तो असाधारण हो। बस तुम्हारे अंदर के असाधारण तत्व को बाहर निकालकर तुमको उस महात्म से मिलाना चाहता हूं, जिस महात्म के आधार पर तुम अपने से मोहब्बत करने लगोगे। लेकिन उसके लिए जूझने की जो घड़ी है उसे भागना नहीं। यदि जूझने की घड़ी में भाग जाओगे ना तो भागते रह जाओगे, भागते रह जाओगे। जिंदगी की परेशानियां पीछा करेंगी और तुम सिर्फ भागते रह जाओगे। जब जिंदगी की परेशानियां तुम्हारे सामने शेर की तरह तुम पर दहाड़ने लगे तो तुम बब्बर शेर की तरह पलट कर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दो। देखो दोस्त, इतना याद रखना कि जिंदगी जंग है और जीता वही है जो सिपाही होता है। सिर्फ सिपाही ही जीत सकता है। जिंदगी की जीत का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि संघर्ष करते रहना है। आज तुम तैयारी के लिए संघर्ष कर रहे हो, कल को सिलेक्शन पाने के बाद संघर्ष करोगे। जिंदगी संघर्ष ही का नाम है। लेकिन संघर्ष के बीच में जो आदमी योद्धा होता है, जो सिपाही होता है, जो जंगबाज होता है, वो जिंदगी को जीता है। वो जिंदगी को जीता है। और जो आदमी कायर होते हैं, जिनमें लगन की कमी होती है, जिनमें धैर्य नहीं होता है, जिनमें जुझारूपन नहीं होता है, जिंदगी उन्हें जीती है। अब तुम्हारे पास विकल्प है। तुम जिंदगी को जीना चाहते हो कि जिंदगी को तुम ये अनुमति दे दोगे कि वो तुम्हें जी ले। सांसों का लिहाज करना ही जिंदगी जीना नहीं है। सांसें तो आती जाती रहती हैं। वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो दिल से और दिमाग से जिया जाता है। उसी को जिंदा दिली कहते हैं। और जिंदा दिली सिर्फ और सिर्फ योद्धाओं में होता है। तुम कुछ भी नहीं हो ना तो योद्धा हो सकते हो। तुम आज तय कर लो, अब भी तय कर लो कि मैं अपने शर्तों पर जीवन को जीऊंगा। आई एम अ वॉरियर एंड आई विल फाइट टिल द एंड। तुमसे ज्यादा धनी कोई हो सकता है, तुमसे ज्यादा बली कोई हो सकता है, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हो सकता है, तुमसे ज्यादा अच्छा डिग्री लेकर कोई आ सकता है, तुमसे ज्यादा अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ा हुआ कोई आ सकता है। लेकिन तुम एक बात की घोषणा अभी के अभी कर दो, और मुझसे ना करो, अपने आप से करो। और करना चाहते हो तो मुझसे भी करो। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे तुम पे नाज होगा। तुम अभी के अभी अपने आप से यह वादा कर लो कि एक बात तो है कि कम से कम मुझसे ज्यादा साहसी कोई नहीं होगा, और मैं कम से कम किसी से कम साहसी तो नहीं होऊंगा। अभी के अभी तुम असाधारण बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा लोगे। यू मेक अ होली एंड यू मेक अ सोली प्रॉमिस टू यू कि मैं अपने आप से यह वादा करता हूं, मैं अपने आप से यह वादा करती हूं कि अभी के अभी आई एम टर्निंग माई सेल्फ लाइक अ वॉरियर।
आई एम टर्निंग माई सेल्फ लाइक अ वॉरियर। समझ गए? अब देखो, अगला मुद्दा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी बातें हो गई, व्यापार संबंधित बातें हो गई, पहली दफा भारतीय लोगों ने सिक्के का उपयोग किया, यह बात हमारी पूरी हो गई। और फिर भारत में पहली दफा आपको 1000 वर्षों के बाद नगरों का उभार होता नजर आता है। आपने भारत का इतिहास पढ़ा है? ये देखो, पाषाण काल है। पाषाण काल का जीवन कैसा था? ग्रामीण। फिर आपने ताम्र पाषाण काल पढ़ा है? ताम्र पाषाण काल का पढ़ा है? जीवन कैसा है? ग्रामीण। फिर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है? इसका जीवन कैसा था? नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में फिर ताम्रपाषाण काल आपने पढ़ा है? ताम्रपाषाण पढ़ा है? ये जो ताम्रपाषाण काल है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद दोबारा उभरा है, ये वही काल है जिस काल में वैदिक संस्कृति का भी विकास हुआ है। इसी दौर में वैदिक संस्कृति का भी विकास हुआ है। आज तो मजा आ गया तुम लोग को देखकर। लव यू, लव यू बेटा, लव यू। आज तुम लोगों के साथ बातचीत करके पहली दफा मजा आ रहा है, क्योंकि आज लग रहा है कि मैं अपने उन विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं कि जो कल को हिंदुस्तान के जिलाओं में कहीं कलेक्टर होगा, कहीं एसपी होगा, कभी किसी के हाथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कमान होगा, किसी के हाथ में कस्टम का कमान होगा, किसी के पास रेलवे का कमान होगा, किसी के पास में वाणिज्य का कमान होगा, किसी के पास में पोस्टल डिपार्टमेंट का कमान होगा। आज मैं आनंद से प्रफुल्लित हूं तुमको पढ़ा के। आज मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मुझे लग रहा था कि जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो हमारे स्तर पर उतरने के लिए तैयार हैं? हमारे स्तर पर उतरने और उस स्तर तक उठने के लिए तुम तैयार हो बेटा। अभी तो तुमको मेरी ज्यादा पहचान ही नहीं हुई होगी। जब तुमको मैं मेंस के क्लास में लेके जाऊंगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि यूपीएससी पास करने के लिए मेरे पास में कौन कौन से तीर हैं, यूपीएससी के लिए क्या क्या जरूरी है। और मैं उस तर्कस का एक एक तीर निकाल के जब तुम्हारे सामने रखूंगा, तो तुमको लगेगा कि हां, आज मैं थोड़ा सा और अर्जुन हो गया। पीटी भी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं पीटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखता हूं, क्वेश्चन कहां से आएगा। लेकिन पीटी में यदि मैं चीजों को बहुत रोचक बनाने लग गया, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट देने लग गया, तो इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड एक प्रोफेशनल टीचर यदि टाइम का वेस्टेज कर दिया, तो दिस इज एब्सर्ड, एब्सर्ड एंड एब्सर्ड। दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल। तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा तुम्हारा। मेरे क्लास को तुम 2 बार देखना, 3 बार देखना, और बस देख लेना कि क्वेश्चन आता है कि नहीं। आज तक क्वेश्चन कभी क्लास के पढ़ाई से बाहर नहीं आया यार। समझ गए ना? चलो, तो आपने क्या देखा? ताम्रपाषाण, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ताम्रपाषाण, और फिर आपने देखा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और फिर छठी सदी ईसा पूर्व। छठी सदी ईसा पूर्व का काल। कुल मिलाकर हमारी कहानी यह है कि देखो,
पाषाण काल का अध्ययन यदि तुम करोगे, अब चूंकि पीछे पढ़ चुके हो ना, तो एक झलक में बोलूंगा तुमको सारी चीजें याद हो जाएंगी, एक झलक में तुमको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब तुम गौर करके देखो कि तुमको क्या नजर आने को है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन दोनों कालखंडों में तुम्हें जीवन कैसा नजर आएगा? पूरा पाषाण काल में देखो, मध्य पाषाण काल में देखो तो जीवन तुमको खाना बदोश नजर आएगा। खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब क्या होता है? अस्थाई, आज यहां कल कहीं और, खाना बदोश जीवन नजर आएगा, खाना बदोश जीवन नजर आएगा। और नव पाषाण काल में क्या नजर आएगा? नव पाषाण काल में क्या नजर आएगा? नव पाषाण काल में तुम देखोगे कि जीवन अब अस्थाई हो गया। अब आप देखोगे कि एक अस्थाई ग्रामीण जीवन आ गया। पहली दफा मानव अब अस्थाई ग्रामीण जीवन की ओर अपनी यात्रा किया और अब वो एक जगह टिककर गांव में जीवन जीने लगा। बंजारापन खत्म हो गया, स्थिरता आ गई। इसके बाद ताम्रपाषाण काल में जाओगे तो क्या है? ताम्रपाषाण काल में बस वही ग्रामीण जीवन थोड़ा और उन्नत हो गया, थोड़ी खेती और अच्छी हो गई, गांव का आकार थोड़ा और बड़ा हो गया, जीवन स्तर थोड़ा और उन्नत हो गया, लेकिन अभी भी वो ग्रामीण जीवन ही है। जब तुम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर मुड़े तो कहां पहुंचे? कि प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण। पहली दफा तुम नगरीय जीवन की ओर मुड़े, प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट टाइम तुम नगरीय जीवन तक पहुंच गए। उसके बाद जब तुम ताम्रपाषाण की ओर फिर गए तो तुमने क्या देखा कि नगरीय जीवन का पतन हुआ, फिर से ग्रामीण जीवन आ गया, फिर से ग्रामीण जीवन आ गया। नगरीय जीवन का पतन हुआ, फिर से ग्रामीण जीवन आ गया। अब इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों से अलग तुम चल के देखो, यदि ऋग्वेद पढ़कर इनके समाज को समझो तो कैसा है? ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड तय किया गया 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच जो कालखंड तय किया गया, उस दौर का जीवन कैसा है? फिर ग्रामीण, इनका भी ग्रामीण ही है, और इनका ग्रामीण जीवन अभी खाना बदोश है। इनका ग्रामीण जीवन कैसा था? खाना बदोश था। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि जो पशुपालन आधारित इकोनॉमी पर डिपेंड करेगा उसका जीवन खाना बदोश ही होगा। जो खाना बदोश जीवन जीते हैं उनके खाना बदोशी के पीछे उनका इकोनॉमी सबसे ज्यादा बड़ा कारक होता है, क्योंकि ये पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थे तो इनका सामाजिक जीवन ग्रामीण और खाना बदोश था। और उत्तर वैदिक काल में क्या देखोगे तुम कि चूंकि इस काल का इकोनॉमी एग्रीकल्चरल हो गया था तो इनका जीवन फिर से स्थिर हो गया, ये फिर से स्टेबल लाइफ जीने लगे, स्टेबल लाइफ जीने लगे, स्थिर ग्रामीण जीवन जीने लगे। और उस स्थिर ग्रामीण जीवन के बाद आगे बढ़ते हो और चलते हो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की ओर। जब तुम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की ओर जाते हो तो क्या देखते हो कि फिर से नगरीय जीवन की शुरुआत हुई, फिर से नगरीय जीवन की शुरुआत हुई, फिर से नगरीय जीवन की शुरुआत हुई। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन के पीरियड। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन के अंतर्गत
कौन कौन से नगर थे ये सब आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। वैसे आपने कुछ नगरों का नाम तो कल ही पढ़ लिया, जैसे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, यही सब उस दौर के नगर हैं। राजाओं की राजधानियां आपने पढ़ ली, वही नगर थे। तो नगरों का ज्ञान आपको मैंने दे दिया है, लेकिन आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आप नगरों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़िए। ठीक है बेटा, मैं नोट्स भिजवा दूंगा, मैं बोल दूंगा नोट्स के लिए, नोट्स मिल जाएगा, जस्ट डोंट वरी। अब आपको द्वितीय नगरीकरण से संबंधित परिचय मैंने दे दिया। इस नगरीकरण के परिचय के बाद आगे की ओर ले चलो। आप मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, 1 मिनट बस। आई एम कमिंग बैक जस्ट इन 1 मिनट। तो चलिए, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि यदि आप इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझ गए हैं तो मैं आपसे एक आध क्वेश्चन पूछता हूं, एक आध क्वेश्चन पूछता हूं बस। मृदभांड पर क्वेश्चन दूंगा, मृदभांड आधारित क्वेश्चन दूंगा। एन बी पी डब्ल्यू के बारे में क्या सही है? एनबीपीडब्ल्यू के बारे में क्या सही है? नंबर 1, इस दौर के लोग लोहे के उपकरणों, लोहे के युद्धक उपकरण बनाते थे। युद्धक माने युद्ध के लिए युद्धक उपकरण बनाते थे। मेरे साथ क्वेश्चन लिखना, इस दौर के लोग लोहे के युद्धक उपकरण बनाते थे। एनबीपीडब्ल्यू में कई बार बोल चुका हूं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब मैं इतना उम्मीद आपसे करूंगा। उसके बाद
इस दौर का समाज स्तरीकृत था, स्तरीकृत था। स्तरीकृत का मतलब होता है जिसमें अमीर गरीब वगैरह होंगे, स्तरीकृत था। यह नदी घाटी सभ्यता की तरह विकसित हुआ, यह नदी घाटी सभ्यता वाली नगरीय नगरीय सभ्यता का काल था, काल था। इस दौर में वेदों की सर्व स्वीकृति थी, सर्व स्वीकृति थी। 4 स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं। इस दौरान वेदों की सर्व स्वीकृति थी। देखो उपरोक्त में से क्या सही है, उपरोक्त में से क्या सही है? ए, बी, सी, डी। ए, बी, ए, सी, डी, ए, बी, सी, ऑल। आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। मैं इधर हट जाता हूं, आप लोग आंसर करिए देख के, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट आंसर करिए। जिन लोगों को थोड़ी सी भी कठिनाई है वो भी ट्राई करें, इसमें निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। नो निगेटिव मार्किंग इज अप्लाइड इन दिस केस। जितना भी हो सके सबके सब ट्राई करो, ट्राई करने के बाद गलत भी हो जाएगा तो आगे ट्राई करोगे तो ठीक हो जाएगा, ट्राई ही नहीं करोगे तो हार जाओगे। तो प्रयास करने से पीछे मत हटना, कोशिश करो। गलती करने वाले को भी प्रयास करने से हो सकता है कि आज उत्तर सही न मिले, कल सही उत्तर निकालने की योग्यता मिलेगी। ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आप लोग को बताता हूं, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। वैसे तो आंसर ये सही है, दिस इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कैसे? तो ये देखो, इस दौर के लोग लोहे के युद्धक उपकरण बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे, लोहे के युद्धक उपकरण तो बनाते थे। अब ये लोहे के एग्रीकल्चरल उपकरण भी बनाने लगे थे, लोहे के एग्रीकल्चरल उपकरण भी बनाने लगे थे, लेकिन लोहे के युद्धक उपकरण भी बनाते थे। ऑप्शन चल के देखो तो आपको लगेगा कि इसको तो मैंने छांटा ही नहीं, ये तो चारों मौजूद है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस दौर का समाज स्तरीकृत था, इस दौर का समाज स्तरीकृत था, बिल्कुल। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। अमीर और गरीब जैसा वर्ग आपको इस दौर में खूब नजर आएगा। आपको इस दौर के बौद्ध साहित्य से 2 शब्द मिलेंगे, उनका अध्ययन जरूरी है। एक है दलित,
दलित। दलित का मतलब गरीब। अभी आज लोग दरिद्र सुनते हैं ना, दरिद्र नारायण, तो दलित पाली भाषा का शब्द है दलित यानी गरीब। दूसरा आप देखोगे महत्तर। महत्तर ये धनी मानी किसान वर्ग के लोग थे इस काल में। आगे चलकर महत्तर शब्द का मीनिंग हो जाता है गांव का प्रधान, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तत्काल महत्वपूर्ण लोग, बाद में गांव प्रधान, बाद में ग्राम प्रधान। फिर आपको एक शब्द मिलेगा सुगत। सुगत और अगत। सुगत माने वेल टू डू, वेल टू डू पीपल, माने वो लोग जो अच्छी स्थिति में हैं, खाते पीते लोग हैं, धनी मानी लोग हैं। वेल टू डू लोग, वेल टू डू लोग। और अगत माने वंचित लोग, गरीब लोग, वंचित गरीब लोग। फिर आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा श्रेष्ठी। श्रेष्ठी माने सेठ लोग, सेठ जी। तो ये सब लोग इस युग में मौजूद हैं। फिर आपको यह पता चलेगा दास प्रथा मजबूत हो गई, दास प्रथा मजबूत हुई, दास प्रथा मजबूत हुई। ऋग्वेद में भी दास प्रथा का प्रमाण मिलता है, उत्तर वैदिक काल में भी दास प्रथा का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में भी दास प्रथा, उत्तर वैदिक काल में भी दास प्रथा। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, दास प्रथा और मजबूत हो गई। छठी शताब्दी में दास प्रथा और मजबूत हो गई। अब एक फैक्ट आपको एडिशनल बोल रहा हूं, यहां से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की संभावना है कि पहली बार इसी समय से ऋण नहीं चुकाने वाले लोग दास बनने लगे। ऋण नहीं चुकाने वाले लोग दास बनने लगे। मतलब कोई आदमी दास क्यों बन गया, तुम सोचो, कोई भी आदमी दास क्यों बनेगा। दासता कोई प्रेफरेबल चॉइस तो नहीं है ना, कि जैसे ना कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, कोई कहेगा हम दास बनना चाहते हैं, कोई कहेगा कि हम गुलाम बनना चाहते हैं। तो दासता एक मजबूरी की अवस्था है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीनता में सुख तो सपने में भी संभव नहीं है। तो दासता का चॉइस तो कोई लेगा नहीं अपने मन से। फिर भी दासता यदि नजर आती है तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। और वो मजबूरी क्या है, मैं उसकी चर्चा लेटर ऑन करूंगा, जब जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ाने लगूंगा। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कि इस काल में हमें यह जानकारी मिलती है कि दासता उन लोगों के हिस्से में भी आने लगी जो गरीब थे, ऋण लिए, ऋण का भुगतान नहीं कर सके, तो मालिक जिसने ऋण दिया था उसी का वो दास हो गया। तो अमीर और गरीब के बीच में तुम देखो कि कितना बड़ा अंतर दिखाई देगा, कि एक वो है कि जिसने दास बना लिया, एक वो है कि जो दास हो गया। इससे क्या पता चला कि सोसाइटी में स्तरीकरण है कि नहीं, बस वही कहानी है। उसके बाद फिर यह नदी घाटी सभ्यता वाली नगरीय सभ्यता का काल था, तो उत्तर है नहीं, नो। सिंधु घाटी सभ्यता को तुम देखो, वो एक नदी घाटी सभ्यता थी, उसके नगर नदियों के किनारे बसे थे।
सारे नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे। लेकिन इस दौर के जो नगर हैं वो कैसे हैं? तो नदी के किनारे बसे हैं क्या? नदी के किनारे बसे हैं? क्या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर के नगर नदी के किनारे बसे हैं? उत्तर है यस। नदी किनारे बसे हैं। लेकिन इस एस से कंफ्यूजन होगा। आगे लिखो कि किंतु किंतु अनिवार्यतः नहीं, अनिवार्यतः नहीं, अनिवार्यतः नहीं। नदी के किनारे बसे हैं ये सच है, लेकिन कुछ नदी के किनारे, कुछ नगर नदी के किनारे बसे हैं, कुछ नदी के दूर भी बसे हैं। तो नदियों के किनारे बसे हैं ये सच है, लेकिन नदियों के किनारे ही बसे हैं ये सच नहीं है। नदियों के किनारे भी बसे हैं, नदियों के किनारे ही नहीं बसे हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले में क्या था? नदियों के किनारे ही बसे थे। यहां ही और भी का अंतर है। वहां नदियों के किनारे ही, यहां नदियों के किनारे भी। तो अब नदी मान लो यहां से बह रही है, तो तुम यहां बसने के बजाय यहां बसना कैसे अफोर्ड कर लेते हो? तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो गया है इसलिए। और एक और बात कही जाती है कि इस दौर में कुओं का विकास, जिससे खोदकर पानी निकाला जा रहा था, खोदकर पानी निकाला गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको समझ लो। पॉइंट लिख लिया, अब इसको समझ लेना कि कुआं का विकास का दो लेवल आपको नजर आएगा। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुआं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुआं में चल के देखोगे ना, तो जैसे आपने गड्ढा किया, गड्ढा किया और पानी आपने इसमें भर दिया, पानी आपने इसमें भर दिया। वर्षा होती थी, वर्षा का पानी स्टोर कर दिया जाता था कुआं में और उसको सुरक्षित रख लिया जाता था, और बाद में इसी कुआं के पानी को निकाल करके वो अपना काम चलाते थे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको कुआं मिलता है, बड़े पैमाने पे कुआं मिले हैं। मोहनजोदड़ो में तो 700 कुआं मिला है। मोहनजोदड़ो एक अकेले शहर से 700 की संख्या में कुएं मिले हैं। हर घर के साथ लगभग एक कुआं है। लेकिन उस कुआं में यहां से पानी नहीं मिलता था। इन्हें कि कुआं खोद के पानी निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग अभी यूपी बिहार के लोग निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उनके यहां जलस्तर थोड़ा ऊंचा है। जैसे ही आप मिट्टी कोड़ते हैं, एक सर्टेन डिग्री के बाद में पानी मिल जाता है, तो कुआं खोद के पानी निकाल लिए आप। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पानी का स्तर बहुत नीचे था, जलस्तर बहुत नीचे था, तो वहां से वो पानी निकालते नहीं थे। एक तरीके से मान समझिए कि गड्ढा खोदे और गड्ढा खोद के उसमें पानी स्टोर कर लेते थे। लेकिन जब आप 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के द्वितीय नगरीकरण की ओर चलिएगा, तो इस दौर के लोगों ने जो कुआं बनाया है, वो ऐसा कुआं है जिसमें कि पानी कुआं खोद के निकाला गया है। वाटर सप्लाई अब नदियों से या वर्षा के पानी के स्टोरेज से मात्र नहीं होता है, कुआं खोद के पानी निकाला जा रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू अर्बन सिविलाइजेशंस। सिंधु घाटी वाले और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व वाले के नगरों की जो प्रणाली थी, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर था।
क्लियर हो गया? अब हम आपको ले चलेंगे कल्चर की ओर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की संस्कृति। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की संस्कृति। यहां तक की पढ़ाई के बीच में से यदि आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज आस्क। ये सब लोग अपना अपना परिचय दे रहा है, अपना अपना पता बता रहा है, मैं कहां से, मैं कहां से, मैं यहां तुम वहां। अच्छा, ये दो जो अलग अलग चैट बॉक्स दिखता है उसका मतलब नहीं समझ पाया मैं। दो चैट बॉक्स का क्या मतलब है? एक तरफ एक क्लास के लोग होंगे, दूसरी तरफ दूसरे क्लास के लोग होंगे, ऐसा कुछ है क्या? दो अलग अलग चैट बॉक्स क्यों है? कुएं का विकास यहीं से हुआ था। हाँ हाँ, यहां से कुआं का विकास आपको खुद दिखता है। तो आप सिंधु, ज्ञान के सिंधु हैं, यू आर माई आइडियल। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताता हूं कि मैं क्या करता हूं कि अभी मैंने नए नए तरीके से प्लान करना शुरू किया है। अभी नया, एकदम नया शुरू किया है प्लान कि कोई टॉपिक जो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है उसके ऊपर मैं 15 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी आधे घंटे का डिस्कशन कर देता हूं यूट्यूब के ऊपर। और मतलब वो एक अलग यूट्यूब चैनल है जो मेरा अपना है, उसके ऊपर हमने दो बातों का प्लान किया हुआ है। प्लान नंबर एक ये कि 15-20 मिनट का सघन डिस्कशन, यानी 20 मिनट के अंदर काम आपका हो जाए इतने के लायक डिस्कशन कर देता हूं। तो एक तो वो डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को देखना चाहिए, आपका वो मिस नहीं करे। दूसरी बात यह कि मैं उसके ऊपर ये सोच रहा हूं कि अब 2-3 दिनों के अंदर, विद इन 2-3 डेज, आई विल टेल यू द डेट, कि मैं उसके ऊपर हर दिन आधे घंटे का, हर दिन नहीं, मे बी सप्ताह में 4 दिन, सप्ताह में 4 दिन में आधे आधे घंटे का एमसीक्यू कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। आधे घंटे का सेशन होगा, उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। 8 से 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आधे घंटे के अंदर। वो कंटिन्यूअसली तुम देखते जाना, उसे मिस मत करना, उसे मिस मत करना, कंटिन्यूअसली देखते जाना। धीरे 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 तुमको लगेगा कि साल भर जब बीत गया तो साल भर के बाद तुमको लगेगा अरे हम तो बिल्कुल ही तैयार हैं। साल भर के बाद तुमको ये लगेगा कि तुम अपने रेगुलर क्लास में तो काम कर ही रहे हो, नोट्स पढ़ोगे ही, क्लास कर ही रहे हो, टेस्ट दोगे ही, साथ में वो वाला एमसीक्यू देखोगे, और जो मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं वो देखते रहोगे। तो उसके माध्यम से तुम्हारे सामने में एमसीक्यू एंड जो 15-20 मिनट्स डिस्कशन होता है, वो ये दोनों मिला के तुमको ये पता चलेगा कि जब साल भर बीतेगा तो पता चलेगा, रातों रात नहीं पता चलेगा। यूपीएससी की तैयारी है, बिना साल भर बिताए कुछ नहीं पता चलेगा। साल भर जब बीतेगा तो पता चलेगा कि तुम 20 क्वेश्चन जो पीटी का है ना, उन 20 क्वेश्चंस के लिए बहुत सॉलिड तरीके से तैयार हो। हिस्ट्री में लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो उन 20 क्वेश्चंस के लिए यू विल फाइंड कि यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्टली प्रिपेयर्ड। तो मैं उन बच्चों का टीचर ही नहीं हूं जो कि रातों रात चाहता है करिश्मा हो जाए। रातों रात करिश्मा नहीं हो सकता है भाई, रातों रात करिश्मा नहीं हो सकता है। धीरे 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 जमोगे तुम, लेकिन साल भर के बाद मैं तुमको कह सकता हूं कि तुम एक अलग व्यक्ति होगे। और यूट्यूब चैनल मेरा अपना ही है, मेरे नाम का ही, हिस्ट्री बाय रजनीश राज या सेहंता करके है, हिस्ट्री बाय रजनीश राज करके खोजेंगे मिल जाएगा आपको। उस पर अभी आप देखोगे कि
जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसके ऊपर मैंने 15 मिनट का एक डिस्कशन दे दिया है। ह्यूमन इवोल्यूशन मैं तुमको पढ़ा चुका हूं, तुम 15 मिनट में उसको जाकर रिवाइज कर लो। तुमको मात्र 15 मिनट टाइम खर्च करना पड़ेगा और 15 मिनट में वो तुम्हारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। या फिर देखोगे कि जो ताम्र सॉरी तुमको जो मैंने पढ़ाया पाषाण काल के जो औजार हैं, जो तमाम उपकरण हैं, उन उपकरणों को लेकर मैंने करीब 20-25 मिनट का एक वीडियो बना दिया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सारे के सारे कालों के उपकरणों के बारे में एक संक्षिप्त कॉम्पैक्ट डिस्कशन आपको मिल जाएगा। यह डिस्कशन उस बच्चे के लिए ज्यादा उपयोगी है जो बच्चा मेरा क्लास कर चुका है, उसके लिए वो एक रिवीजन है। कई लोग कहते हैं ना सर रिवाइज करा दीजिए, सर दोबारा बता दीजिए, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मौका है, जाओ उसको देख लो। 15 मिनट का मामला है, 20 मिनट का मामला है। मैं देख लिया हूं राहुल श्रीवास्तव, क्या मैं सही बोल रहा हूं राहुल? उसमें हिस्ट्री जीएस ऑप्शनल का कोई अंतर मैंने अभी नहीं किया है, उसमें जीएस के भी काम की चीजें मिल जाएगी, ऑप्शनल के काम की भी चीजें मिल जाएंगी। जैसे उसमें आज ही एक वीडियो डलवाया है जो इंटरव्यू के लिए है। जो बच्चे अभी इंटरव्यू देंगे ना हिस्ट्री से, आज ना कल तुम लोग भी इंटरव्यू दोगे, जो आज दे रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे और कल भी देंगे। तो वो भी एक लगभग 1 घंटे का होगा वीडियो। उसमें कई तरह के प्रश्न हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल वाले से नहीं पूछे जाते हैं। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनसे तो पूछते ही हैं, जिनका नहीं है उनसे भी पूछ लिया जाता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो काम की हैं, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए है। तो मैं कभी पीटी के लिए काम का, कभी मेंस के लिए काम का, कभी इंटरव्यू के लिए काम का, अलग अलग डिग्री के वीडियोज डालता रहता हूं। आप उस तरह के वीडियोज से वाकिफ होते रहिए, आप उसके रास्ते रिवाइज करते रहिए। मैं आपको एक बार सूचना दे दिया, अब रोज रोज तो सूचना दूंगा नहीं। अब उन सूचनाओं को कैसे अवेल करना है वो आप जानिए, ठीक है? अब चल के देखो, अब क्या है कि मैंने देख लिया, आप सही कह रहे हैं सर जी, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ो। आप कहाँ से हैं सर? अरे मैं भारतीय हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों के दिल में रहता हूँ, बस हो गया, इससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? चलो धीरे-धीरे तुमको अंदाज़ा लग ही जाएगा मेरी भाषा देखकर। इस दौरान विदेशी व्यापार होता था? हाँ बेटा होता था, विदेशी व्यापार होता था, विदेशी व्यापार होता था। चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग चलते हैं इस दौर के कल्चर की ओर। कल्चर में सबसे पहला पॉइंट ब्राह्मण धर्म। अच्छा एक पॉइंट छोटा सा छूट गया है पीछे वाला, एक पॉइंट छूट गया है। हाँ ये कि इस दौर में वेदों की सर्व स्वीकृति थी, तो सर्व स्वीकृति नहीं थी, वेदों की सर्व स्वीकृति नहीं थी। कुछ लोग वेद को भगवान की रचना मानते थे और कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि वेद भगवान की रचना नहीं है। जो लोग वेद को भगवान की रचना नहीं मानते थे, उन लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, जिसके कुल 62 संप्रदाय उभरे थे। बुद्ध महावीर सब ऐसे ही लोग थे जो वेद को नहीं मानते थे। तो इसलिए ये तो सीधी सीधी बात है कि सर्व स्वीकृति वाली बात नहीं थी। अब आपके सामने मैं आगे बढ़ जाता हूं। संस्कृति की बात करिए। संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है ब्राह्मण धर्म, उसके बाद 62 संप्रदाय, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? श्रमण धर्म। श्रमण धर्म, ब्राह्मण धर्म और श्रमण धर्म। श्रमण धर्म के बाद फिर इसी में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म।
विशेष रूप से पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले ब्राह्मण धर्म के बारे में पढ़ना है। तो ब्राह्मण धर्म के बारे में लिख लो, थोड़ा सा ब्राह्मण धर्म के बारे में पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। लिखो, ब्राह्मण धर्म का मतलब है, लिख लो, भाषा में लिख लो। ब्राह्मण धर्म का मतलब है ऐसा धर्म जो ब्राह्मण धर्म का मतलब है ऐसा धर्म जो वेद की अपौरुषेयता को मानता है, पौरुषेयता को मानता है, जो उसे नित्य मानता है, जो उसे श्रुति साहित्य मानता है, श्रुति साहित्य मानता है, जो कहता है कि वेद ही प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है, जो कहता है कि वेद ही प्रमाण है। अब ये जो शब्द मैंने यूज किया है ना, इनमें से एक एक शब्द आपके एग्जाम में क्वेश्चन के सेंटेंस में हो सकता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं पीछे समझा चुका हूं, तो इसको रिवाइज कर देता हूं कि जब आप ब्राह्मण धर्म की बात करिएगा तो ब्राह्मण धर्म उसी को कहते हैं जो वेद में विश्वास करता है। वेद में विश्वास करता है शब्द का क्या मीनिंग है, कि जो ये कहता है कि वेद किसी पुरुष की या मानव की रचना नहीं है, बल्कि वह ईश्वरीय रचना है, ईश्वरीय रचना है। इसी को कहा जाता है अपौरुषेय। दूसरी बात, जो ये कहता है कि वेद तो अनंत काल से मौजूद है और अनंत काल तक मौजूद रहेगा। दुनिया के सामने ऋषियों के रास्ते ध्वनि तरंग के माध्यम से यह आया है, तो दुनिया वालों तुम इसे नहीं जानते थे, इसका यह मतलब थोड़े है कि इसका अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व तो पहले से ही था। यह नित्य है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, इटर्नल है। और क्योंकि वेद भगवान की रचना है, अतः वेद में जो बात कही गई है वो गलत हो ही नहीं सकती है। जो बात वेद में कह दी गई वो बात गलत हो ही नहीं सकती। अतः यदि किसी विषय के ऊपर तुम्हारी चर्चा हो रही है कि सही क्या और गलत क्या, और चर्चा में दो आदमी दो मत के हो, एक मत नहीं हो पा रहे हो, तो पलट कर तुम वेद का पन्ना देखो, क्या इस विषय पर वेद में कुछ बात कही गई है? यदि हाँ, तो वेद में कही गई बात को सही मान लो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि की सीमा हो सकती है। वेद तो भगवान की रचना है, उसकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कहते हैं जो ब्राह्मणवादी हैं। यहां मैं ब्राह्मणवादी का मतलब मैं वर्ण व्यवस्थावादी नहीं बोल रहा हूं। वो जो वेद को भगवान की रचना मानते हैं, वो कहते हैं कि वेद में कही गई बात कभी गलत नहीं हो सकती। वेद में कही गई बात कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, यही है, वेद ही प्रमाण है। अभी यहां पर एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूं, आगे चलकर ये और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आगे जो तुम पढ़ोगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 62 संप्रदाय उभरे, जिनको संयुक्त रूप से हम श्रमण धर्म कहते हैं। श्रमण धर्म, यहां देखो, श्रमण धर्म उभरा। यह श्रमण धर्म का मतलब है कि
ये वेद को प्रमाण नहीं मानते थे, ये वेद को प्रमाण नहीं मानते थे। ये वेद को अपौरुषेय नहीं मानते थे। पौरुषेय नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। इसको पहले समझ लो कि वेद प्रमाण है और वेद प्रमाण नहीं है। ये लाइन मैं बार-बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जैक्ट ये लाइन क्वेश्चन में आएगा और समझोगे नहीं तो यहां नहीं बन पाएगा। फैक्ट पढ़ लेने से भी बात नहीं बन पाएगा। तो वेद प्रमाण नहीं है का मतलब क्या है कि वेद में कही गई बात को हम अंतिम बात नहीं मानेंगे। वेद में कही गई बात को अंतिम बात क्यों नहीं मानोगे? तो इन्होंने कहा कि क्योंकि वेद अपौरुषेय नहीं है। वेद अपौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय नहीं है का मतलब क्या है? वेद में कही गई बात भगवान की बात नहीं है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भगवान तो होता ही नहीं है। भगवान होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। जब भगवान होता नहीं है तो भगवान वेद की रचना कैसे करेगा? और जब भगवान वेद की रचना किया नहीं तो वेद की बात किसी न किसी मानव की बात है और मानव की बात को हम तार्किक तरीके से जांच सकते हैं। उसमें कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। प्रश्न बस इतना ही है कि वेद समीक्षा का विषय है कि नहीं, वेद जांच पड़ताल का विषय है कि नहीं। ब्राह्मण कहते हैं नहीं, वेद जांच पड़ताल का विषय नहीं है। वेद तो भगवान की बात है, भगवान की बात को तुम जांच सकोगे, तुम्हारा औकात है। जैसे तुम मुसलमान से पूछो, क्या मुसलमान कुरान की बात की पड़ताल करेगा? जांच पड़ताल कर सकता है क्या? जो पारंपरिक मुसलमान है, जो इस्लाम के नियमों के अनुसार जीवन जीने में यकीन करता है, वह आदमी ये बात कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि कुरान में कही गई बात की तार्किक जांच की जा सकती है और उसकी बात यदि हमें ठीक न जमे तो हम उसको नकार सकते हैं। कुरान की बात को भगवान की बात मानी जाती है मुसलमानों के द्वारा, तो वेद की बात को भगवान की बात मानी जाती है ब्राह्मण धर्म को मानने वालों के द्वारा। समझ गए आप लोग? वेद की बात भगवान की बात है। तो आपके सामने में सबसे पहले मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धर्म को यदि तुम समझना चाहो तो सबसे पहला डिवीजन जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि एक है ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म और दूसरा है श्रमण धर्म। ब्राह्मण धर्म का सामान्य परिचय मैंने दे दिया, श्रमण धर्म का मैंने अभी सामान्य परिचय दे दिया। अभी इसे कंप्लीट मत मानिए, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्राह्मण धर्म का परिचय दिया। अब इसके आगे का लिखिए, लिखो। श्रमण धर्म, सॉरी ब्राह्मण धर्म, माफ करिए, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और उसके बाद की कुछ शताब्दियों के दौरान, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और उसके बाद की कुछ शताब्दियों के दौरान जो विचार विकसित हुए हैं, जो विचार विकसित हुए हैं
उनकी जानकारी हमें वेदांग के माध्यम से मिलती है। उनकी जानकारी हमें वेदांग के माध्यम से मिलती है। वेदांगों के अध्ययन से पता चलता है कि वेदांगों के अध्ययन से पता चलता है कि उस दौर के ब्राह्मणों ने वेद का अध्ययन करने, उसका सही उच्चारण करने, उसका अर्थ समझने, कर्मकांडीय उपयोग करने, एवं ज्योतिषीय उपयोग करने आदि के लिए क्या उपाय किया था? ज्योतिषीय उपयोग आदि करने के लिए क्या उपाय किया था? इसके तहत कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिखी गई जिसमें सामाजिक नियम विधान बताए गए थे। लिखने का काम अभी पूरा हो गया है। अब जो मैंने लिखवाया है उसी को मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं इसी दौरान, और किसी का कुछ छूटा है तो उसमें लिख भी सकता है। कि जब आपसे कोई पूछता है वेदांग क्या है, तो वेदांग क्या है? तो वेदांग साहित्य है। वेदांग क्या है? तो साहित्य है। कैसा साहित्य है? तो ये ऐसा साहित्य है जिसके अंदर आपको कई तरह की बातें बताई गई है। जैसे कि यदि आप वेद को पढ़ के उसका सही उच्चारण करना चाहते हो, तो सही उच्चारण कैसे हो वेद का, उसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है। मैं उसके ऊपर कुछ देर बाद में आऊंगा कि उसके ऊपर कौन सी किताब लिखी गई है। पहले बात ये समझो कि वेद को पढ़ के उसका सही उच्चारण कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है। आप लोगों ने कभी यज्ञ वगैरह देखा है, पंडित जी वगैरह की पूजा की पद्धति देखा है? उनके उच्चारण की एक खास पद्धति होती, उसी टोन में उच्चारण करना चाहिए, उसी को शुद्ध उच्चारण माना जाता है। तो संस्कृत के वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर किताब लिखी गई। फिर देखोगे कि वेद के अंदर कई सारे ऐसे शब्द भी उपयोग में लाए गए हैं जिनका अर्थ समझना मुश्किल होता है। तो जितने कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ एक्सप्लेन किया गया है। उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनकी उत्पत्ति को समझाते हुए इटिमोलॉजिकल तरीके से बताया गया है कि इस शब्द का सही अर्थ क्या है। इसके लिए भी एक किताब तैयार हुई है। किताब की चर्चा मैं कुछ देर बाद करूंगा, पूरा लिस्ट बता दूंगा। उसके बाद फिर देखोगे कि वेदांग में इस बात के ऊपर भी किताब की रचना हुई है कि वेद में जो ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं वो क्या है, किस तरीके से नक्षत्रों के, ग्रहों के
बारे में हम जानें, उनकी चाल को समझें और हमारे जीवन के ऊपर उसका असर क्या होगा को समझें और समाधान क्या होगा आदि को समझें। तो ज्योतिषीय उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर भी एक किताब की रचना हुई है। उसके बाद फिर देखोगे कि संस्कृत भाषा का सही उपयोग कैसा होना चाहिए, उसके लिए व्याकरण की भी रचना हुई है। फिर वेदों और ब्राह्मणों में जिन यज्ञों की चर्चा की गई है, उनके बारे में और विस्तार से वर्णन करने वाली किताबें कोई रचना हुई है। और वैदिक नियमों के मुताबिक समाज कैसे बने, समाज के नियम क्या हों, राजा के नियम क्या हों, स्त्री पुरुष के संबंध कैसे हों, वर्ण का नियम कैसा हो, इन सब के लिए भी कुछ किताबों की रचना हुई है। इन्हीं सबको संयुक्त रूप से वेदांग कहा जाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले वेदांग का सामान्य मीनिंग बता दिया कि वेदांग क्या है। तो वेदांग साहित्य है और वेदांग की रचना की गई है तो किन उद्देश्यों से की गई। फिर मैंने वेदांग का सामान्य अर्थ एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका क्या काम है? आपका काम है वेदांग के बारे में जो पीटी के फैक्ट पूछे जाएंगे उसको पॉइंट दर पॉइंट लिख लीजिए। आइए, वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है, माने 6 ऐसी रचनाएं हैं जिनमें अलग अलग विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। उनमें से कौन कौन सा है? एक है शिक्षा। शिक्षा। दूसरा है निरुक्त। निरुक्त। तीसरा है व्याकरण। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण। फिर ज्योतिष। ज्योतिष, छंद और कल्प। कल्प। ये कुल 6 वेदांग हैं। तो सबसे पहला हो सकता है एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6। थोड़ा एक लेयर नीचे जाए तो वेदांग का विषय क्या है, तो जो मैंने आपको लिखाया समझाया वो उसी में से किसी भी एक तरीके की भाषा देकर क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वेदों का सही उच्चारण करने के लिए, वेदों का सही उपयोग करने के लिए वेदांग की रचना हुई थी। तो वेद का सही ज्ञान प्राप्त करना, वेद का सही उच्चारण करना, वेद का सही उपयोग करना, यही सब उद्देश्य थे जिनके लिए कि वेदांगों की रचना हुई। उसके बाद अब हम देखें कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इसके तीसरे लेयर पर जब जाएगा तो क्या होगा। शिक्षा का विषय क्या है? शिक्षा का विषय क्या है? सही उच्चारण। सही उच्चारण। इसके लिए एक किताब की रचना हुई है, उसका नाम है प्रतिशाख्य। प्रतिशाख्य। जे जो कुल 6 वेदांग है ना, सभी वेदांगों की किताब उपलब्ध नहीं है। रचना हुई है, उपलब्ध नहीं है। तो जिसकी रचना उपलब्ध है उसी पे क्वेश्चन आएगा। तो प्रतिशाख्य क्वेश्चन क्या आएगा, प्रतिशाख्य का विषय क्या है? हो सकता है कि सिंपल दे दे शिक्षा, हो सकता है शिक्षा ना दे तो कह दे सही उच्चारण।
तो चाहे जिस भी भाषा में क्वेश्चन पूछेगा, उल्टा सीधा एक समान, आप समझ गए हैं तो बात बन जाएगी। निरुक्त, निरुक्त का विषय क्या है? तो यह है व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र के माध्यम से कठिन शब्दों का अर्थ समझाना। व्युत्पत्ति शास्त्र के माध्यम से कठिन शब्दों का अर्थ समझाना, कठिन शब्दों का अर्थ समझाना। तो व्युत्पत्ति शास्त्र का मतलब है कि अंग्रेजी में इटोमोलॉजिकल बोलते हैं, कि कोई भी शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, इसके रास्ते से उसका अर्थ समझाना। ठीक है, जैसे तुम अभी पढ़ते हो ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, पढ़ते हो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तुम पढ़ते हो राजा, जैसे राजा शब्द तुम खूब सुनते हो, राजा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, राजन से हुई। राजन का मतलब क्या होता है? तो पहली बार ऋग्वेद में हमें राजन शब्द मिलता है। ऋग्वेद में राजन शब्द का मतलब होता है जिसमें चमक हो, जो चमकदार हो। मतलब क्या है? जो काबिल हो, जो प्रतिभाशाली हो। फिर धीरे धीरे वही राजन जो है वह एक पदाधिकारी हो गया। फिर धीरे धीरे राजा का बेटा राजा होने लगा तो वो राजतंत्र हो गया। तो शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी पूरी कहानी समझाते हुए यदि कोई आदमी कठिन शब्द का अर्थ बता दे तो आपकी समझ थोड़ी गहरी हो जाती है। वैसे ये व्युत्पत्ति शास्त्र, इसके लिए किताब है एक, निघंटु चूड़ामणि, निघंटु चूड़ामणि, निघंटु चूड़ामणि। और निरुक्त तैयार किसने किया है? निरुक्त तैयार किया है यास्क ने, यास्क। यास्क ने, यास्क विद्वान का नाम है, व्यक्ति का नाम है। यास्क नाम के विद्वान ने ही निरुक्त तैयार किया है, जिसमें कि उन्होंने कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति समझाते हुए उसका अर्थ एक्सप्लेन किया है, जिसके बाद वेद का अर्थ लगाना आसान हो गया। ठीक है, तो दो हो गया। अब तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में तो आप सिंपल सी बात समझते हो कि व्याकरण की किताब जो होती है वह भाषा को संस्कार देती है, भाषा को अनुशासन देती है। व्याकरण की किताब क्या करेगी? भाषा को अनुशासन देगी, उसके बाद भाषा थोड़ी संस्कारित हो जाती है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली किताब जो व्याकरण की तैयार हुई है वो है पाणिनि की। पाणिनि की किताब है, अष्टाध्यायी नाम है, अष्टाध्यायी। नाम से ही आप समझ सकते हो 8 अध्याय है इसमें। पाणिनि नाम के विद्वान ने तैयार किया है, उनकी किताब का नाम है अष्टाध्यायी, यानी उसमें 8 अध्याय है। अभी पाणिनि के बारे में और ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इधर ज्योतिष। ज्योतिष के बारे में बस एक छोटी सी जानकारी ले लो, काम खत्म हो जाएगा। उसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी मिलती ही नहीं है कि इसके प्रतिपादक कौन थे, प्रतिपादक कौन थे। तो लगध मुनि, लगध मुनि, लगध मुनि, लगध मुनि ज्योतिष के भारत में पहले प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, यातक नहीं बेटा, यास्क मैंने लिखा है, यास्क। तुमने यातक समझ लिया, मैंने लिखा है यास्क।
यास्क। फिर छंद के बारे में, छंद सूत्र इसकी किताब है, छंद सूत्र इसकी किताब है। और इसके प्रतिपादक कौन है या इसके लेखक कौन है? तो पिंगल मुनि। पिंगल मुनि, पिंगल मुनि। छंदोबद्धता मीटर में बांधकर वेदों का जो उच्चारण होता है, इसकी शुरुआत किन्होंने किया था? तो पिंगल मुनि ने किया था। उसके बाद से तुम देखोगे कि वेदों को छंदोबद्ध तरीके से ही गाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो कि 5 तो हो गया, बच गया कल्प। इसको हम अगले पेज में देखते हैं। इन 5 की कहानी के बाद में सर वीकली टेस्ट में कुछ आंसर गलत मार्क किए हुए थे, तो मुझे बेटा अभी तक यही नहीं मालूम है कि वीकली टेस्ट में क्या क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर क्या है, मुझे भेजा नहीं गया है। आप मुझे आप यदि दिखा सकते हो तो मैं बता सकता हूं। अभी टाइम ओवर नहीं हुआ है प्रियंका जी, अभी टाइम ओवर नहीं हुआ है। डोंट बी इन हरी ऑल द टाइम। सॉरी सर, बट एक आपका ही नोट क्लास में नहीं बनाते हो सर, एक आपका ही नोट क्लास में नहीं बनाती हो। क्यों नहीं बनाती हो बिटिया, क्यों नहीं बनाती हो? बनाया करो, जितना नोट्स बनाओगी उतना फायदा होगा। चलो आगे बढ़ो। अब कल्प, कल्प में क्या कहानी है? कल्प कर्मकांड, कर्मकांड प्रधान साहित्य है, कर्मकांड प्रधान साहित्य है। छंद के बारे में बस इतना ही बोला कि छंदोबद्ध तरीके से जो वेदों का उच्चारण होता है या उसका गायन होता है, उसकी शुरुआत पिंगल मुनि के रास्ते से हुई थी। उनकी किताब का नाम ही है छंद सूत्र। इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है। बिटिया लोल है। अरे नहीं, तुमको नहीं पता है सब। तुम लोग अभी एक से एक करिश्मा करोगे, अभी तो करिश्मा की बातों की शुरुआत ही हुई है। ये लोग बदमाश लेकिन बहुत है भाई। ये लोग ना एक से एक ना, कहते हैं हम लोग का गांव देहात में कहते हैं हर हर बदमाश है। गांव में बोलते हैं एक एक वर्ड यूज करता है हर हर बदमाश, माने एकदम ना तो अंग अंग से बदमाश है। हम बोले कि क्यों नहीं लिखती हो बिटिया, तो एक नीचे लड़का लिख रहा है क्या, बिटिया लोल है। लोल नहीं है, कुछ समस्या होगी उसके साथ में इसलिए नहीं लिख रही है, लेकिन बदमाश करेगा सब। अर्चना जी आपका भी नाम क्यों नहीं लेंगे? सॉरी सर, बस आपका ही नोट्स नहीं बनाती हूं। अच्छा, चलो चलो आगे बढ़ो, बदमाशी। तो कल्प कैसी किताबें हैं? कल्प के अंदर मूल बात है कि यह कर्मकांड आधारित किताब। इसके अंदर 3 तरह की रचनाएं हैं, 3 तरह की रचनाएं हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह की रचनाएं हैं और इसके अंदर तीनों तरह की रचनाओं पर क्वेश्चन आ सकता है। रागिनी जी, तीनों तरह की रचनाओं पर क्वेश्चन आ सकता है। एक है स्रोत सूत्र,
स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह आएगा कि स्रोत सूत्र किसका अंग है? तो कल्प का। यह गृह सूत्र किसका अंग है? कल्प का। यह धर्म सूत्र किसका अंग है? कल्प का। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन कल्प का अंग है? तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अभी तीनों शब्दों से वाकिफ हो जाइए। तीनों शब्दों से वाकिफ होने के बाद में इसके तीनों के अंदर की कहानी बता दूंगा। कल क्या पढ़ाओगे ये बताओ सर डेली। सही है सत्यम जी, सही है, बिल्कुल सही। तो स्रोत सूत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, यज्ञों का विधान, बड़े बड़े यज्ञों का विधान। जैसे मान लो कि अश्वमेध यज्ञ है, या पुरुषमेध यज्ञ है, या राजसूय यज्ञ है, या वाजपेयी यज्ञ है, ऐसे कई सारे बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो बड़े बड़े यज्ञों का क्या विधान होगा, इसके लिए स्रोत सूत्र की रचना हुई है। पांडे जी बड़े बड़े यज्ञों का विधान बताया गया है स्रोत सूत्र में। इसमें एक हिस्सा है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र इसी में यज्ञ वेदिका बनाने की शिक्षा मिली, शिक्षा दी गई है। इसको ज्यामिति की पहली किताब माना जाता है। इसको भारत के इतिहास में ज्यामिति की पहली किताब माना जाता है, क्योंकि इसी में पहली दफा वो पूरा ज्यामितीय डिजाइन सिखाया गया है। यहां पर एक मिनट के लिए रुकना तुम, ये देखोगे कि ऐसा नहीं है कि ज्यामिति का ज्ञान हिंदुस्तान के लोगों को पहले नहीं रहा होगा। जब हम भीमबेटका की पेंटिंग देखते हैं ना, भीमबेटका की पेंटिंग के ऊपर 2-3 दिनों के अंदर वीडियो डाल दूंगा। भीमबेटका की पेंटिंग वाला वीडियो मैं बना चुका हूं, उसके ऊपर एडिटिंग का काम चल रहा है। जैसे मैं जाता हूं तो बोल देता हूं, फिर एडिटर क्या करता है पीछे से उसमें, जैसे मैंने कह दिया कि भीमबेटका में ज्योमेट्रिकल डिजाइन की पेंटिंग थी, तो एडिटर पीछे से ज्योमेट्री का डिजाइन दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको एक पिक्टोग्राफिक चीज मिल जाती है। तो वो एडिटिंग काम चल रहा है, 2-3 दिनों में डाल देगा। और भीमबेटका तो खैर बेहद महत्वपूर्ण है, इतना कि पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ऑलरेडी मेंस में एक क्वेश्चन आ चुका है, मैंने क्लास में बताया भी था आप लोग को। अभी आप देख लोगे, फिर जब मेंस के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो क्या फायदा होगा कि फिर मैं मेंस में ना आंसर राइटिंग पे थोड़ा काम कर पाऊंगा। यदि तुमको कुछ भी नहीं मालूम रहेगा, एकदम बेसिक नहीं मालूम रहेगा, तुम फैक्ट ही लिखने के चक्कर में रहोगे, तुम पॉइंट ही लिखने के चक्कर में रहोगे। तो यदि तुम थोड़ा सा पहले देख लोगे, 15 मिनट का टाइम इन्वेस्ट कर लोगे, देख लिया, और बाद में क्या होगा कि हम उस समय जब बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। हम बात करेंगे आंसर राइटिंग के अंदर क्वालिटी इंप्रूव करने की, दूसरे लोगों की तुलना में 1 नंबर ज्यादा कैसे लिया जाए इसकी बात करेंगे। तो इस तरीके की बात मैं बोल रहा हूं कि इधर देखो कि भारत में ज्योमेट्रिकल डिजाइन तो हमको भीमबेटका की पेंटिंग में भी मिल जाते हैं। भारत में ज्योमेट्री के बारे में प्रमाण तो हमको पुरातात्विक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल से भी मिल जाते हैं।
लेकिन ज्योमेट्री पर किताब लिखी गई है। शुल्ब सूत्र को पढ़ोगे तो उसमें तुमको पूरा ज्योमेट्रिकल सूत्र मिलेगा। ये पहली दफा कब है? तो स्रोत सूत्र के एक अंग शुल्ब सूत्र में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शुल्ब सूत्र के बारे में ही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शुल्ब सूत्र के बारे में ही। समझ गए? इसके बाद फिर अगला है गृह सूत्र। इसमें छोटे 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 अनुष्ठानों का ब्यौरा मिलता है। छोटे छोटे जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे मान लो कि शादी का संस्कार कैसे हो, उपनयन का संस्कार कैसे हो, ऐसे कुल 16 संस्कार थे। तो ये जो 16 संस्कार थे, ये संस्कार पंडित जी कैसे करवाएंगे, उपनयन कैसे करवाएंगे, मुंडन कैसे करवाएंगे, किसी का विवाह वगैरह होता है विवाह कैसे करवाएंगे, श्राद्ध वगैरह होता है तो श्राद्ध कैसे करवाएंगे, इनसे संबंधित जो भी अध्ययन है वो गृह सूत्र में मिलता है। तो जो कर्मकांडीय ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, वो बेसिकली गृह सूत्र ही पढ़ते हैं। आजकल कई सारे ब्राह्मण तो पढ़ते भी नहीं है, बिना पढ़े ही काम चला देते हैं। तो वो तो पता चला कि कुछ भी कर्मकांड करा लो, वो तो पढ़ देंगे गायत्री मंत्र, कुछ भी पढ़ दो काम चल जाता है, आजकल ये बात है। लेकिन जो रियल माने में ज्ञानी लोग हैं, वो लोग जो 16 संस्कार वाला पाठ कराते हैं, उनकी पूजा कराते हैं, वो गृह सूत्र ही पढ़ते हैं। और जो बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं वो पढ़ते हैं स्रोत सूत्र। समझ गए? और ये तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के अंतर्गत लिख लीजिए, धर्म सूत्र के अंतर्गत लिख लीजिए, धर्म सूत्र के अंतर्गत धर्म सूत्र के अंतर्गत सामाजिक विधान, सामाजिक विधान, राजा राजा के अधिकार, दायित्व, कर का दर, नैतिक व्यवसाय, नैतिक अनैतिक व्यवसाय, आदि के बारे में, आदि के नियमों की अनुशंसा की गई है, नियमों की अनुशंसा की गई है, आदि के नियमों की अनुशंसा की गई है। तो इसको एक दफा सुनो, उसके बाद लिख तो लिया ही है। सामाजिक विधान, राजा के अधिकार, दायित्व, कर का दर, नैतिक अनैतिक व्यवसाय आदि के नियमों की अनुशंसा की गई है। मतलब ये वो किताब है जिस किताब में आपको ये बताया जाता है कि समाज के नियम क्या होने चाहिए। समाज के नियम जैसे वर्ण व्यवस्था हो, जैसे वर्ण व्यवस्था होगी, ये वो नियम है जिसमें कि बताया जाएगा कि भाई मेल और फीमेल का संबंध कैसा होना चाहिए। जैसे पितृसत्तात्मक समाज की बातें आप करते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज आदि के नियमों की चर्चा तो इन्हीं किताबों में मिलती है। या फिर राजा का क्या क्या अधिकार हो सकता है, उसका क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, कर का दर क्या होना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपको कहां से पता चलती है? तो धर्मशास्त्र से। धर्मशास्त्र का मतलब वो किताबें जो आपको बताती है कि
क्या धर्म सम्मत है, क्या धर्म सम्मत नहीं है। धर्म का मतलब यहां पर रिलीजन नहीं होता है। संस्कृत में धर्म शब्द का मतलब है जो आपको नीति और अनीति की शिक्षा दे, जो आपको उचित अनुचित की शिक्षा दे, वही धर्म है। मैं धर्म के बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा कल के क्लास में करूंगा, तब जबकि मैं श्रमण धर्म पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना ही कि जो कहे कि क्या सही है और क्या गलत है, वही धर्म है। धारयत इति धर्मः, जो सच्ची बातें बताए, जो नैतिक बातें बताए, जो बताए कि क्या नीति है क्या अनीति है, वही धर्म है। तो अब क्या वर्ण व्यवस्था नैतिक है, क्या पुरुष प्रधान समाज नैतिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये ब्राह्मणों का विचार है। ब्राह्मण का मतलब आज के ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों का विचार है। धर्मशास्त्रों में यही चर्चाएं मिलती। ठीक है, अब हम इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट और बोलेंगे और आज का क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो क्या है कि कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं जो चर्चा के लायक है। जैसे गौतम का धर्मसूत्र, गौतम का धर्मसूत्र, या आपस्तंभ का धर्मसूत्र, या बोधायन का धर्मसूत्र, बोधायन का धर्मसूत्र। तो ये सब व्यक्ति हैं, गौतम, आपस्तंभ, बोधायन, ये सब व्यक्ति हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों में अनुशंसाएं की गई है कि कैसा समाज होना चाहिए, राजा का क्या दायित्व और अधिकार होना चाहिए, कर का क्या दर होना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इसमें यह जरूर ध्यान रखिएगा कि अनुशंसात्मक है। ये जरूरी नहीं है कि इनकी किताबों में जो बातें बताई गई है वो उस युग का नियम हो, उस युग का विधान हो, उस युग का कानून हो। ये राजा के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, ये राज्य का कानून नहीं है। ये एक ब्राह्मण विद्वान विचारक के द्वारा अनुशंसा के तहत लिखी गई एक किताब है। इसकी कुछ बातें राजा को ठीक लगी होगी तो राजा ने अपना लिया होगा, कुछ बातें ठीक नहीं लगी तो राजा ने उसे नकार दिया। और कुछ मामलों में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय थी। हम उन सबके अंदर नहीं जाएंगे डिटेल में कि किसकी जगह पर किसकी क्या राय है, आपके क्लास की जरूरत नहीं है। लेकिन अनुशंसात्मक है। अनुशंसात्मक किताबों को उस युग का इतिहास नहीं मानिएगा। ठीक है, यह हो सकता है कि ब्राह्मणों का पूर्वाग्रह हो। अनुशंसा का मतलब मैंने नहीं समझाया ना बेटा। अनुशंसा का क्या मतलब, मैंने जिसमें बताया जाए कि क्या करना चाहिए। आज के डेट में जैसे मान लिया जाए कि तुम एक अनुशंसा कर दो, मैंने एक सुझाव दे दो, एक परामर्श दे दो कि कॉलेजियम सिस्टम रहना चाहिए कि जाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है कि एनजीएसी अच्छा है। तुम अपनी ओर से एक अनुशंसा कर सकते हो। तुम्हारे द्वारा दी गई अनुशंसा हो सकता है कि कानून नहीं हो सकता है कि सरकार को पसंद ही आ जाए, हो सकता है संसद को पसंद आ जाए, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को पसंद आ जाए, तो उसको मान ले। कितनी मानी गई कितनी न मानी गई, इसको लेकर हम लोग इतिहास के अंदर स्पष्ट नहीं है। डोंट वरी, डोंट गो इनटू दैट डेप्थ। आज की चर्चा यहीं पर रुक जाएगी। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। जय हिंद।